फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की ज्योग्राफी ऑप्शनल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग भूगोल में जो अलग अलग विचारधाराएं हैं जैसे प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद, इन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग जो भूगोल में मानवतावाद की विचारधारा है, यानी कि जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसको समझना कोई कठिन बात नहीं है। जब आता है शब्द मानव, तो मनुष्य के साथ क्या क्या जुड़ा है? मनुष्य के साथ उसका जो आस्था है, धर्म है, संस्कृति है, कला है, अभिवृत्तियां हैं, सोच है, विचार है, ये सब मनुष्य के हिस्से हैं। तो यानी मानवतावाद क्या करेगा कि भूगोल में जो मनुष्य की ये सारी विचार हैं, कह लीजिए धर्म है, आस्था है, तो मनुष्य के ये सारे जो गुण हैं, इसको भूगोल में मानवतावाद स्थान दिलाएगा। तो देखिए, जो मानवतावाद है वो भी मात्रात्मक क्रांति की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था। क्योंकि देखिए, जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है उसने ज्योग्राफी को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया था। तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के विरोध में कई सारी फिलॉसफी सामने आई। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको अतिवाद के बारे में बताया था, इसी तरह से जो मानवतावाद है ये भी आपका मात्रात्मक क्रांति के विरोध में आया। तो प्रॉब्लम क्या थी मात्रात्मक क्रांति की? मात्रात्मक क्रांति में जैसे आप कोई भी मॉडल पढ़िए, क्रिस्टॉलर, वेबर, सभी एक बात कहते हैं कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है और मनुष्य का जो भी डिसीजन होता है वो आर्थिक लाभ के लिए होता है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से आप समझ सकते हैं कि यह बात सही नहीं है। मनुष्य हालांकि अपने लाभ के बारे में सोचता है, लेकिन उस लाभ की कई सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कहीं पर आपको सांस्कृतिक लाभ मिल रहा है, जैसे कि आप अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप अपने ही शहर में रहते हैं। क्यों? अब आर्थिक प्राणी आप नहीं रह गए, अब आप सांस्कृतिक प्राणी बन गए। आप अपने सांस्कृतिक लाभ के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मात्रात्मक क्रांति ने क्या किया? मनुष्य को बहुत ही, कह लीजिए, एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जो हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार करेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए कार्य करेगा। तो इसीलिए मात्रात्मक क्रांति की आलोचना हुई और मानवतावाद जैसी फिलॉसफी सामने आई। तो जो मशीन नुमा मॉडल है, मशीन नुमा यानी ऐसे मॉडल जो मशीन की तरह काम करते हैं। मशीन क्या करती है? हमेशा एक ही तरीके से काम करती रहती है। तो मॉडल भी वही करते हैं कि जहां पर भी गए ना वहां का कल्चर देखा, ना वहां के लोगों के विचारों को देखा, बस एक पर्टिकुलर तरीका है, उसी तरीके से सारे काम को कर दिया, उसी तरीके से पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज लगा दी, बाकी की प्लानिंग कर दी। तो यानी कि ये जो मशीन नुमा मॉडल थे, और स्थानिक विज्ञान में जो गणित और सांख्यिकी वगैरह का बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा था, इन चीजों का विरोध किया मानवतावाद ने। अब देखिए, आप मनुष्य को केवल आंकड़ों में नहीं बता सकते हैं कि इतने परसेंट लोग खुश हैं, इतने परसेंट लोग अपनी जीवन से खुश नहीं हैं। इस तरह से ये चीजें नहीं चलती हैं। आपको आंकड़े, सांख्यिकी, इससे आगे बढ़ करके जो मनुष्य का जीवन है उसको स्थान देना पड़ेगा। तो यही चीज मानवतावाद ने की। मानवतावादी भूगोल ने निरपेक्ष स्थानिक नियमों को नकारा। यानी कि जो आप कह लीजिए निरपेक्ष क्या होते हैं? देखिए, एक तो चीज हो गई जो आप परिस्थिति के हिसाब से रखते हैं। जैसे ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब ये सभी के ऊपर एक जैसा काम करेगी, चाहे आप खुश हो चाहे आप दुखी हो, ग्रेविटी एक जैसा काम करेगी। तो ये क्या है? निरपेक्ष है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो सापेक्ष काम करती हैं। यानी कि एक व्यक्ति मान लीजिए इंडस्ट्रीज चाहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति खुला स्थान, बड़े बड़े पार्क चाहता है। तो यहां पर अब आप कोई निरपेक्ष नियम नहीं बना सकते। निरपेक्ष मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, इंडस्ट्रीज ही लगाना सही है और शहर को जो है इंडस्ट्रीज के आसपास बसा दिया जाए। अब हो सकता है कुछ लोग उस चीज को ना भी पसंद कर रहे हो। तो आप इस तरह से निरपेक्ष नियम बनाकर और उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं कर सकते। ना ही जो स्त्री पुरुष हैं, यानी जो हमारा समाज है, उसको आप नियतिवादी तरीके से नहीं देख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जितने भी स्त्री पुरुष हैं सब लाभ के लिए काम करेंगे, सब आर्थिक प्राणी हैं। तो इन सभी चीजों को खारिज कर दिया मानवतावाद ने। अब देखिए, जब मानवतावाद का नाम आएगा तो एक नाम जरूर आएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ई फू तुआन। तो ई फू तुआन के ऊपर क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुकी है।
ईफू तुहान मानवतावादी भूगोल में इस मत को प्रवेश दिलाने वाले प्रमुख समर्थक थे भूगोल में। तो जो ईफू तुहान है उन्होंने भूगोल में जो मानवतावादी मत है, जो मानवतावादी विचार है, इसको प्रवेश दिलाया। उन्होंने जनजीवन में मानवतावादी सोच को व्यक्ति और वातावरण के संबंधों में महत्वपूर्ण माना। तो देखिए ईफू तुहान क्या कहते हैं कि जब आप मनुष्य और वातावरण के संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आप मनुष्य की जो सोच है, जो मानवतावादी सोच है, उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। या कह लीजिए कि जब मनुष्य पर्यावरण का अध्ययन किया जा रहा है तो मानवतावादी सोच की अनदेखी नहीं की जा सकती। ये विचारधारा यानी कि ये जो पर्सपेक्टिव है, ये मनुष्य को मशीन नहीं समझता है। यानी मानवतावाद कहता है कि मनुष्य को मशीन मत समझिए जो हर परिस्थिति में एक जैसा काम करेगा। पॉजिटिविज्म की आलोचना करता है। देखिए प्रत्यक्षवाद के ही आधार पर मात्रात्मक क्रांति हुई थी, तो जाहिर सी बात है जब मात्रात्मक क्रांति की आलोचना हो रही है तो पॉजिटिविज्म की भी आलोचना होगी। रीति रिवाज है, परंपरा है, अभिवृत्ति है, कला है, साहित्य है, इन सभी चीजों की अनदेखी पॉजिटिविज्म ने की थी, इसीलिए इसकी आलोचना की गई। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मानवतावादी भूगोल जो है वो केवल ज्ञान नहीं है, यानी कि जो मानवतावादी भूगोल है ये केवल इंफॉर्मेशन नहीं है कि इतने % लोग शहरों में रहते हैं, इतने % लोग गांवों में रहते हैं, इस तरह का ये केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि ये मानवीय जगत के बारे में बोध कराने का साधन है। यानी हम लोगों का जो जगत है, यानी कि जो मनुष्यों की दुनिया है, ये एक्चुअल में किस तरह से काम करती है, मनुष्य अपने डिसीजन किन आधारों पर लेता है, उसका साहित्य है, उसकी कला है, वो मनुष्य के बारे में किन चीजों को बता रहे हैं, किन चीजों की व्याख्या कर रहे हैं, इन सभी का एक साधन है मानवतावादी भूगोल। ये केवल ज्ञान यानी इंफॉर्मेशन नहीं है। मानव की प्रकृति और संसाधनों के साथ उनके भौगोलिक क्रियाओं, भावनाओं और विचारों द्वारा संबंध को स्पष्ट बनाता है। तो देखिए जो मानव है उसकी जो प्रकृति, मानव की जो प्रकृति के साथ इंटरेक्शन है, जो संसाधनों के बारे में मनुष्य का ज्ञान है, किस तरह से मनुष्य के भावना, मनुष्य के विचार संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करते हैं, इन सभी चीजों को स्पष्ट करती है मानवतावाद की विचारधारा। जैसे कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि एक ही तरह का संसाधन जो है अलग अलग सभ्यताएं अलग अलग तरह से यूज करती हैं। जैसे एक सभ्यता उसी संसाधन, उसी भूमि के ऊपर जानवरों का पालन कर सकती है और दूसरी सभ्यता वहां पर कृषि कर सकती है। तो मनुष्य की जो भावना, विचार है, उसके आधार पे किस तरह से मनुष्य संसाधनों के साथ, नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, इस चीज को क्लियर करती है मानवतावाद की विचारधारा। इसके उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की सतह की व्याख्या मानवीय दृष्टिकोण से करना, यानी मनुष्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अर्थ की सरफेस पर जो भी चीजें हैं, जहां पर इंडस्ट्री है, जहां पर कृषि हो रही है, इन सभी चीजों की व्याख्या करना। इसके साथ ही पृथ्वी की सतह पर घटनाएं, दृश्य वस्तुएं, यानी पृथ्वी की सतह पर चाहे आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हो या गंदी बस्तियां दिख रही हो, जो भी पृथ्वी की, अर्थ की सरफेस पे जो भी घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की भी चीजें दिख रही हैं, इनकी जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें साहित्य, कला, इन चीजों का उपयोग करना। यानी कि किसी स्थान पर जो मनुष्य की कला है, जो साहित्य है, उसको समझना और उसके आधार पे बताना कि ये स्थान ऐसा डेवलप क्यों हुआ है। जैसे कि मान लीजिए, चलिए मान लीजिए आप इतिहास में जाते हैं, थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, और आप रोमन साम्राज्य को समझना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है? अब रोमन साम्राज्य तो सामने है नहीं, तो उनके साहित्य को, उनके कला को आप समझे, तब आप समझ पाएंगे ये लोग इतना डेवलप क्यों हुए। वैसे ही प्रेजेंट में भूगोल क्या करेगा? इसी चीज को प्रेजेंट में अप्लाई करेगा। यानी कि जो अभी के लोग हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका का कोई शहर है, मान लीजिए कि डेट्रॉयट है, कैलिफोर्निया है, तो इन जगहों पे आप गए, वहां के साहित्य को, कला को, वहां के दर्शन को आपने समझा और फिर उसके आधार पे बताया कि अमेरिका का जो विकास हुआ है उसके पीछे कौन कौन से मानवीय कारक हैं। इसके साथ ही इसको देखिए हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, इसको हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, तो आप ध्यान रखिएगा। मानव और स्थान में सहसंबंध की खोज के लिए मात्रात्मक और संख्यात्मक तकनीकों के विकास के स्थान पर साक्षात्कार है, सहभागी प्रेक्षण है, सामूहिक परिसंवाद है, इन सभी का उपयोग करना। यानी
केवल मात्रात्मक या संख्यात्मक तकनीकों का उपयोग मत करिए। इसकी जगह पर जैसे कि साक्षात्कार है, लोगों का इंटरव्यू लीजिए, इसके आधार पर पृथ्वी की सरफेस को समझिए, या फिर मनुष्य और मनुष्य का अपने स्थान के साथ कैसा संबंध है, इसको समझने के लिए आप लोगों का इंटरव्यू लीजिए, सभी को एक साथ लाइए और उनको ऑब्जर्व करिए, पूरे के पूरा ग्रुप में एक डिस्कशन करिए। इन तकनीकों को अपनाना चाहिए, ऐसा मानवतावाद ने कहा। और ये जो केवल मात्रात्मक तकनीकें हैं मॉडल और सिद्धांतों की, या केवल ये जो सांख्यिकी वाली तकनीकें हैं स्टैटिक्स की, उनका ही उपयोग नहीं होना चाहिए, ये बात मानवतावाद ने सामने रखी। फिर देखिए जो तुआन है, उन्होंने मानवतावादी भूगोल की थीम्स को क्या बताया, यानी कि क्या विषय वस्तु है, इसको समझते हैं। इसमें देखिए 5 चीजें आ जाती हैं। पहली चीज निजी भूगोल, यानी कि हर जो व्यक्ति, अब देखिए मानवतावादी बात हो रही है तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो एक एक व्यक्ति है, सभी को महत्व दिया जाएगा। तो कहा गया कि जो व्यक्ति होते हैं वो मेंटल मैप्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माजिद हुसैन जी की बुक में है कि एक व्यक्ति है जो एक बड़ी सी झील को पार करके आ रहा है। अभी चलिए झील भी हटा देते हैं। एक व्यक्ति है मान लीजिए जो लंबी सी दूरी तय करके आ रहा है और ये एक सराय में पहुंचता है। पहले के समय में जो यात्री होते थे वो रुकने के लिए सराय का उपयोग करते थे। तो अब सराय का मालिक पूछता है कि आप लगता है बहुत दूर से आए हो, तो आप किस रास्ते से आए हो? तो वो व्यक्ति इशारा कर देता है कि मैं इस रास्ते से आया हूँ। तब सराय का मालिक कहता है कि ये आपने जो पार किया है रास्ता, वो एक्चुअल में एक झील है जो जम गई है, यानी कि आप पानी की झील के ऊपर चल के आए हो। अब वो व्यक्ति शॉक्ड हो जाता है, गिर जाता है वहीं पे और उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि उस व्यक्ति का जो मेंटल मैप था स्थान का, उस मेंटल मैप में वो झील थी ही नहीं, पर एक्चुअल में वहां पर एक झील थी। जैसे कि कई बार होता है आपको जो लगता है वो चीज सच नहीं होती है, तो वैसे ही उस व्यक्ति के मेंटल मैप में उस झील का कोई स्थान नहीं था, लेकिन एक्चुअल में वहां पर झील थी। तो ये हो गया आपका निजी भूगोल, यानी जहां पर आप एक स्थान के बारे में मेंटल मैप बनाते हैं। लोग इस स्थान को अपनी भावनाओं के, अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग देखते हैं, ना कि वैसा देखते हैं जैसा कि स्थान है। दूसरी बात आ जाती है इलाका और स्थान, यानी कि जो मनुष्य है वो अपने इलाके के साथ थोड़ा सा इमोशनली भी जुड़ा होता है। अब देखिए मान लीजिए आप अपना सिटी छोड़ करके दूसरे सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो थोड़े दिन के लिए आपको इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसका रीज़न क्या है कि आप जिस शहर में इतने सालों तक रहे हैं वहाँ से आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। तो यही बात कही जा रही है कि मनुष्य जो है, देखिए जो पशु हैं, पशु की भी टेरिटरी होती है। अगर आप एक जानवर की टेरिटरी में जाएंगे तो वो आपके ऊपर आक्रमण कर देगा, आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा। लेकिन जो मनुष्य है वो इस मामले में अलग है कि पशु की जो टेरिटरी है उसमें कोई इमोशनल संबंध नहीं है। मनुष्य अपने स्थान के साथ इमोशनली भी जुड़ा है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है भीड़ और एकांत। तो इन्होंने भीड़ और एकांत की भी बात की। इन्होंने बताया कि देखिए जरूरी नहीं है कि हर भीड़ से भरे हुए शहर में अपराध हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई स्थान बहुत ज्यादा खाली है तो वहां पर अपराध ना हो। यानी कि ये मनुष्य के कल्चर, संस्कृति और सामाजिकता पर डिपेंड करता है कि किसी स्थान पर कैसा वातावरण होने वाला है। तो कुछ इलाकों में अपराध अधिक होते हैं जबकि कुछ में कम होते हैं। अब जैसे कालाहारी मरुस्थल का जो देखिए कालाहारी मरुस्थल है तो जल कम होगा, तो ऐसे स्थान जहां पर जल पाया जाता है वहां पर बुशमैन जनसंख्या रहने लगती है। हालांकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, लेकिन फिर भी लोग तनाव रहित तरीके से वहां पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर लोगों की जो जैविक आवश्यकता है, यानी पानी की आवश्यकता है, वो पूरी हो रही है। तो ऐसी जगहों पर बस्तियां बन जाती हैं। अच्छा देखिए, एकांत में इसके विपरीत एक घटना होती है। अब जो भीड़ है वहां पर एक अलग तरह की सामाजिकता विकसित होगी। जो भीड़ से भरी हुई बस्तियां हैं, वहीं पे कोई ऐसी बस्ती है, जैसे आपने पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा कि एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पे है, बाकी पूरा स्थान खाली है। तो वहां पर क्या कहा जाता है, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो उस पूरी जमीन को अपना ही समझते हैं जहां तक वो जा सकते हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ पर कोई और तो रहता नहीं है, तो घर तो इनका छोटा सा है, लेकिन आसपास की जितनी भी इलाके हैं जहां तक ये लोग जाते रहते हैं, वहां तक के इलाके को ये अपना ही समझेंगे। तो ये भी मानवतावादी भूगोल का एक पक्ष हो गया कि मनुष्य किस तरह से देख रहा है चीजों को।
इसके साथ ही जीविका और अर्थनीति। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि ठीक है, जो उत्पादन है वो मनुष्य को जीविका देता है, यानी कि अगर मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। लेकिन इन्होंने एक चीज फिर ये भी कही कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप आतंक को बढ़ावा दें, युद्ध को बढ़ावा दें उत्पादन बढ़ाने के लिए। एक एग्जाम्पल देखिए, अमेरिकन कंपनीज क्या चाहती हैं, जो अमेरिकन कंपनीज हथियार बनाती हैं वो चाहती हैं कि युद्ध होते रहें। क्यों? क्योंकि युद्ध होगा तो ज्यादा हथियारों की जरूरत होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। अब युद्ध की ये जो हथियार बनाने की कंपनी है वहां पर भी किसी को रोजगार मिल रहा है, लेकिन क्या इस तरह से उत्पादन बढ़ाने को नैतिक कहा जा सकता है? निश्चित रूप से ये अनैतिक तरीका है। भले ही कितना भी इससे रोजगार जन्म ले। तो इस चीज को यहाँ पर मानवतावादी भूगोल में उठाया गया कि ठीक है, प्रोडक्शन जरूरी है, लोगों के जीवन के लिए प्रोडक्शन जरूरी है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप युद्ध और आतंक जैसी चीजों को बढ़ावा दें। और फिर आ जाता है धर्म, यानी कि संसाधन को लोग किस तरह से उपयोग करते हैं। आप जहां पर रहते हैं वहां पर जो चीजें उपलब्ध हैं उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं आप, इसके ऊपर धर्म का क्या प्रभाव है, इसको भी समझना। जैसे कि एक समय पे जब हमारे देश में जो धार्मिक संरचना थी वो मजबूत थी, तो ऐसे में हम जो अपनी नदियां हैं, जो वृक्ष हैं, उनका बहुत ज्यादा कह लीजिए कि प्रोटेक्शन करते थे, क्योंकि हम उनको एक देव की तरह देखते थे, नदी को हम अपनी माँ की तरह देखते थे। लेकिन धीरे धीरे हालांकि ये चीजें बदली, पर वही चीज यहाँ पर कही जा रही है। मानवतावादी भूगोल का एक उद्देश्य ये भी है कि जो संसाधन है उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, इसके ऊपर धार्मिक संरचना का क्या प्रभाव है, इसको समझना। अब देखिए, इसके अगर भौगोलिक ऐतिहासिकता की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है तुआन, वो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा जितने भी विचारक हैं सभी को मैंने आपको पढ़ाया है, चाहे फेबर हो, चाहे विडाल डी ला ब्लॉश हो, चाहे कार्ल सायर हो, हार्टशोन हो, या कर्क को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इन चीजों को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा देखिए, इसकी कमियां क्या क्या हैं। तो पहली बात है, ये प्राकृतिक और मानव भूगोल को अलग अलग मानता है, यानी कि जो आपका मानवतावाद है वो प्राकृतिक भूगोल को मानव भूगोल से अलग कर देता है। दूसरी बात है कि मानवतावादी भूगोल में शोध सहगामी प्रेक्षण विधि पर आधारित होता है, यानी कि मानवतावादी भूगोल में जो शोध होता है उसके लिए सहभागी प्रेक्षण विधि का यूज किया जाता है। इसकी वजह से एक तो सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो पाता है, और साथ में ये व्यक्तिनिष्ठता भी इसमें होती है। व्यक्तिनिष्ठता मतलब अलग अलग लोग अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि एक ज्योग्राफर अलग रिजल्ट निकालेगा, दूसरा ज्योग्राफर दूसरा रिजल्ट निकाल लेगा। इसकी वजह से इसको ही कहते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ होना। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं। और जब व्यक्तिनिष्ठ होगी, जब आप हर बार अलग अलग निष्कर्ष निकालेंगे, तो जो ज्ञान मिलता है इस रिसर्च से, जो नॉलेज मिलती है उसको अप्लाई नहीं किया जा पाता है, यानी व्यावहारिक रूप से नॉलेज का यूज नहीं हो पाता है। तो ये कुछ कमियां हो गई आपके मानवतावाद की।